लद्दाख इज बर्निंग। क्या लद्दाख से शुरू होगा भारत का जेन ज़ी रिवॉल्यूशन? आज लद्दाख में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए हमें आर्टिकल 370 से जुड़ी कुछ घटनाओं को समझना पड़ेगा। 5 अगस्त 2019 मोदी गवर्नमेंट का ऐतिहासिक फैसला आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर बना यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर और लद्दाख बना यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कि लद्दाख के पास उनका अपना सीएम नहीं होगा, उन्हें डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। लेजिस्लेचर का ना होना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इसे समझने के लिए आप दिल्ली से रिलेट कर सकते हो। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली के पास उनका अपना सीएम है। फिलहाल रेखा गुप्ता बीजेपी से दिल्ली की सीएम है। अब अगर दिल्ली के लोगों को रेखा गुप्ता के काम करने का तरीका और उनके पॉलिसीज पसंद ना आए तो शायद अगले बार वो उन्हें यानी कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे और उन्हें नहीं जिताएंगे, यानी कि लोगों के पास ये हक है कि वो वोटों से अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन वोटों से अपनी नाराजगी को जाहिर करने का ये हक लद्दाखीज के पास नहीं है। आर्टिकल 370 की वजह से लद्दाखीज के पास स्पेशल प्रिविलेज थे। वहाँ के लैंड, स्कूल, कॉलेज, जॉब इन सब पर सिर्फ लोकल्स का हक था। लेकिन आर्टिकल 370 हटने की वजह से उनके पास ये स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। अब बाहर के लोग आएंगे, शौक और टूरिज्म बिजनेस को देखते हुए वहाँ पर जमीन खरीदेंगे और नेचुरल क्लाइमेट को बर्बाद करेंगे। वो नेचुरल क्लाइमेट जो वहाँ के लोकल्स के लिए एकमात्र सहारा है। इन सब के अलावा वहाँ के लोकल्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 370 हटने के बाद लद्दाख में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। कुछ मिलिट्री पर्पस प्रोजेक्ट है, वहीं कुछ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है, वहीं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएंगी। लेकिन इन सारे ही प्रोजेक्ट के लिए चाहिए लोकल्स की जमीन। लद्दाख में 90% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। आज भी लोग वहाँ पर नोमैडिक कल्चर को फॉलो करते हैं। लद्दाखीज अपने जानवरों को खिलाने के लिए एक ग्रास फील्ड से दूसरे ग्रास फील्ड तक ट्रैवल करते रहते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए उनसे जमीन छीना जा रहा है। अब जानवरों को खिलाने के लिए खाना नहीं होगा और साथ ही एग्रीकल्चर के लिए फील्ड नहीं होगा। और अगर ये दोनों ही चीजें चली जाएगी तो लोगों के हाथ से सिर्फ उनका जमीन नहीं बल्कि उनका रोजगार भी जाएगा। तो वो लोग जो जानवरों और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, जमीन और स्किल की कमी की वजह से उन्हें कूली बनना पड़ेगा। तो रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ के लोकल्स के लिए विकास नहीं विनाश का कारण बन रहा है। इसके साथ ही लद्दाख की युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लद्दाखीज चाहते हैं कि लद्दाख में सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। यूपीएससी मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। हर एक स्टेट का अपना अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे बिहार के लिए बीपीएससी है। तो लद्दाखीज चाहते हैं कि लद्दाख में भी एक सेपरेट बॉडी हो जो लद्दाख के गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लद्दाख के युवाओं को हायर करे। 2020 में नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री ने 110 डॉक्टर को लद्दाख में भेजा। ये 110 डॉक्टर यूपी, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे स्टेट से थे। इन डॉक्टर्स को मंथली 2.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही थी। अब लद्दाखीज चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो तो वो लद्दाखीज को मिले। अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए लद्दाखीज को लगता है कि 4 डिमांड है जो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। फिलहाल लद्दाख यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर है और लद्दाखीज चाहते हैं कि लद्दाख को फुल स्टेट हुड का दर्जा मिले। वही दूसरा डिमांड है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर लाया जाए ताकि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मदद से लद्दाख के लोकल्स वहां के फॉरेस्ट, लैंड, वाटर, मिनरल्स को लेकर लॉ बना सके और उसे प्रोटेक्ट कर सके। तीसरा डिमांड है कि वहां अर्ली रिक्रूटमेंट हो और वहां के युवाओं को जॉब देने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। चौथा डिमांड है कि लद्दाख को 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाए, एक लेह से दूसरा कारगिल से। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिमांड इसीलिए है ताकि लद्दाख को प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। ये था लद्दाखीज का पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर उन्होंने अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपने डिमांड सामने रखे और क्योंकि वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में रहते हैं तो ऐसा करने का उनके पास पूरा हक है। अब हम चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुद मोदी गवर्नमेंट ने 6th शेड्यूल का वादा किया और अब उस वादे से पीछे हट रहे हैं। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि इन दिनों इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर टेंशंस कम नहीं हो रही है और इसी वॉर की प्रिपरेशन के लिए चाइना बॉर्डर एरिया के आसपास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। अब चाइना को जवाब देने के लिए लद्दाख में बहुत सारे मिलिट्री पर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं ताकि अगर कभी वॉर जैसा सिचुएशन हो तो हम चाइना से पीछे ना हो। अब गवर्नमेंट 6th शेड्यूल से पीछे इसीलिए हट रही है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार लद्दाख को 6th शेड्यूल का दर्जा मिल जाएगा तो वो अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाएंगे जिससे मिलिट्री प्रोजेक्ट डिले होगा और ये इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती है। इसके साथ ही कुछ इंटरनल प्रॉब्लम भी है। अगर गवर्नमेंट लद्दाख की डिमांड पूरी कर देगी तो यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा कि वो अरुणाचल प्रदेश की भी डिमांड पूरी करे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी 6th शेड्यूल डिमांड कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर भूटान, म्यांमार और चाइना से मिलते हैं। नागालैंड के ईस्टर्न पार्ट से लोग चाहते हैं कि उन्हें तोड़कर अलग नागा स्टेट बना दिया जाए। तो अगर लद्दाख की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा तो हमारे देश के बाकी स्टेट्स भी अपनी डिमांड सामने रखेंगी।
और हर एक स्टेट की डिमांड को पूरा करना हमारे देश के लिए सही नहीं है। और अगर डिमांड पूरी नहीं होगी तो शायद तख्ता पलट हो जाएगा या फिर जगह जगह वायलेंस देखने को मिलेगा। अब पिछले 6 सालों से लद्दाखी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो कभी दिल्ली तक पैदल चलकर जा रहे हैं, ताकि लोग उनकी आवाज सुने और सरकार उनकी डिमांड को पूरी करे। जब तक चीजें पीसफुल थी तब तक चीजें ठीक चल रही थी और लद्दाख को इतना मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही चीजें वायलेंट होने लगी, लद्दाख को बहुत ज्यादा कवरेज मिलने लगा और अब जाकर फाइनली लद्दाख की डिमांड पूरे भारत में गूंज रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पिछले 6 साल से पीसफुल चलने वाला प्रोटेस्ट अचानक इतना वायलेंट क्यों हो गया, और क्या इन सब के पीछे सोनम वांगचुक या फिर किसी पॉलिटिकल विंग का हाथ है। अब ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर लोगों को यानी कि जेनजी को किसने इंस्टिगेट किया, लेकिन जब से नेपाल में जेनजी ने प्रोटेस्ट किया वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ। विश्व के अलग अलग देशों में जेनजी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और हर एक प्रोटेस्ट में लोग वायलेंट हो रहे हैं और लद्दाख में भी जेनजी वायलेंट हो गए। उन्होंने बीजेपी के ऑफिस को जला दिया, 4 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब जैसे ये प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ, पुलिस और आर्मी ने मिलकर इस प्रोटेस्ट को डिफ्यूज कर दिया। लगभग 50 लोगों को अरेस्ट किया गया ताकि प्रोटेस्ट में वायलेंस और आगे ना बढ़े। इसके बाद सोनम वांगचुक भी सामने आते हैं और 14 दिनों से जो हंगर स्ट्राइक पर थे उन्होंने फाइनली अपने इस हंगर स्ट्राइक को तोड़ दिया ताकि उनके समर्थक और ज्यादा वायलेंस ना करें। साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि वो वायलेंस बिल्कुल भी नहीं चाहते थे और उन्होंने इस वायलेंस को बुलावा नहीं दिया है। यहाँ तक कि सोनम वांगचुक इन सब चीजों से काफी ज्यादा अपसेट है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी 6 साल की पीसफुल प्रोटेस्ट आज के इस वायलेंस की वजह से बर्बाद हो गई है। इस पूरे प्रोटेस्ट और वायलेंस से सोनम वांगचुक को व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। एट द एंड मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि वायलेंस किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर लद्दाखी सही है और सरकार को अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए क्योंकि लोकल लद्दाखीज तो वही मांग रहे हैं जो उन्हें वादा किया गया था इलेक्शन के दौरान। अब मुझे ये पता है कि रियल लाइफ में चीजें ब्लैक और व्हाइट नहीं होती है, तो आप मुझे कमेंट कर बताओ कि किस हद तक सरकार गलत है और किस हद तक लोग गलत है।